हेलो डियर, सीबीएसई के मैथमेटिक्स पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं हम। और इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी 13 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 14 इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज। और आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 13 तक क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो हियर आई एम इन द लेक्चर नंबर 14 डिस्कशन द क्वेश्चन नंबर 27 and the questions following them. So let's start with this particular question, and this question says the probability that a non-leap year has 53 Wednesdays। कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉन लीप ईयर के पास है ना, नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 53 वेडनेसडेज आने चाहिए। तो ये नॉन लीप ईयर और ये लीप ईयर की कहानियां क्या हैं, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉन लीप ईयर कहते किसको है। तो एक नॉन लीप ईयर जो है वो ऐसे ईयर को कहेंगे, है ना, जो कि डिविजिबल बाई 4 है ना, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ईयर 4 से डिविजिबल और 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है हमारे भाई कि जैसे कि अभी हम करंट ईयर की बात करें तो दिस इज द करंट ईयर की अगर हम बात करें तो दिस इज 2022 है ना, 2022 जो है अपना चल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ईयर अपना चल रहा है ये लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 4 से डिवाइड देके देख लो। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो आपका जो ईयर है वो लीप ईयर हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आपका जो ईयर है वो नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 5 20 ये कैंसिल हो गया, और ये 2022 आया तो 4 है ना 5 20 जब लगाओगे तो आप देखोगे दो जो रिमाइंडर है अपना जो है वो बच जा रहा है। और अगर रिमाइंडर बच जा रहा है मतलब क्या है कि 2022 जो है वो एक्चुअली में कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर जो है वो एटलीस्ट नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो ये वो बोल रहा है कि अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर के अंदर 53 वेडनेसडेज हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर लीप ईयर नहीं हो, है ना, मतलब नॉन लीप ईयर की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं पहले वो बता दो, है ना। क्वेश्चंस के ऊपर तो हम आ ही रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ डेज बताओ कि एक लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में अंतर किसका है। तो अंतर नंबर ऑफ डेज का है सर, कि अगर एक नॉन लीप ईयर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज, जबकि अगर आप बात करते हैं लीप ईयर की, है ना, तो लीप ईयर एक खास है, और खास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल ईयर से एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि लीप ईयर के अंदर 366 डेज आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने हमसे पूछा है नॉन लीप ईयर के बारे में, मतलब हमारा जो सारा डिस्कशन चलेगा वो 365 डेज से रिलेटेड जो है वही चलने वाला है। क्या ये बात भेजे में जा रही है आपकी? आई होप जा रही होगी। तो अगर 365 डेज की बात करें तो पूछा है इतने दिनों में 53 वेडनेसडे चाहिए। अच्छा, क्या आपको नॉर्मल सा वीक का एक साइकिल तो पता ही होगा कि कोई भी वीक है तो हम साइकिल इस तरह से चलाते हैं कि मंडे फॉलोड बाय ट्यूसडे फॉलोड बाय वेडनेसडे, है ना। अब आप कुछ लोग बोलने लगे क्या पढ़ा रहे हो, है ना, इस तरह समझ जाना कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड देन सैटरडे, एंड अंत में जाते जाते फिर फाइनली एंड कहाँ पे होगा, फिर संडे पे एंड होगा। तो ये 7 दिन का साइकिल चलता है भाई, मंडे से स्टार्ट होता है, संडे पे फिनिश होता है, एंड देन अगेन द रिपीटेशंस कम्स आउट इन दिस वे। तो अगर आप जानते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर एक वीकेंड की बात करें, है ना, मतलब एक वीक की बात करें, वीकेंड नहीं, एक वीक की अगर बात करें तो एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और उस 7 डेज में से अपना एक डेज क्या होता है? अपना एक डे वेडनेसडे होता है। तो 7 मतलब एक वीक के अंदर अपना एक वेडनेसडे आएगा। तो अगर अपने पास एक नॉन लीप ईयर है तो उसके अंदर 365 डेज होंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ वीक निकाल लो पहले, है ना, नंबर ऑफ वीक कितने होंगे, तो वीक निकालने के लिए चूंकि 7 डेज का एक वीक होता है तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कि कितने वीक आपको मिलते हैं। तो आप लगाएंगे तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचेगा, है ना, ये 1 5 आ जाएगा वहां से, 7 2 जा 14 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। तो मतलब 52 वीक आया और एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा आया। तो देखो, तो अगर हम नंबर ऑफ वीक्स की बात करें तो 52 वीक, सॉरी ये डेज नहीं, 52 वीक्स आएगा यहाँ पे, और प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है ना, तो देखो 52 वीक अगर है तो इतना तो तय है कि चूंकि 1 वीक के अंदर एक वेडनेसडे आता है, तो सिमिलरली इन द 52 वीक्स वी वुड हैव 52 वेडनेसडेज। तो 52 वेडनेसडेज तो अपने आएंगे ही आएंगे, ये तो श्योर है। लेकिन दे आर आस्किंग फॉर 53, है ना, लालच थोड़ा देखो इनका।
52 वेडनेसडे तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट 52 वेडनेसडे क्यों, सारे जितने भी डेज है ना हमारे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सबके सब 52 बार आने तो फिक्स है। 52 मतलब 52 टाइम्स आने तो वो पक्के ही हैं। तो अगर वो 53 टाइम्स की बात कर रहा है, मतलब ये जो एक डे एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, इसमें भी अपना वेडनेसडे आ जाए, ये हमारा फेवरेबल केस है। तभी तो 53 वेडनेसडे इन अ सिंगल ईयर होगा। क्योंकि अगर 365 डेज की बात करें तो 365 डेज में से हमारे 364 डेज ये कंट्रीब्यूट करते हैं 52 वीक्स को, और एक डे बच जा रहा है अपना एक्स्ट्रा। तो अगर आपको 53 वेडनेसडे चाहिए, इनफैक्ट 53 वेडनेसडे छोड़ो, संडे चाहिए, मंडे चाहिए, ट्यूसडे चाहिए, जो भी 53 क्वांटिटी में चाहिए ना, उसके लिए आपको एक स्पेशल केस लेना पड़ेगा कि जो आखिरी दिन बचा हुआ है, एक दिन जो एक्स्ट्रा रह गया है 52 वीक्स के अलावा, उसमें वो वाला अपना कंडीशन आ जाए। अच्छा, अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है ना, अगर हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 वेडनेसडे, तो इतना तो श्योरिटी है ना मेरे भाई कि 52 वेडनेसडे जो है वो तो आएगा ही आएगा। तो अपने को देखना है वो केवल आखिरी दिन की जो 1 डे एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना, इसमें अगर वेडनेसडे आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने, सॉरी, क्वेश्चन पूछने वाले ने आपको ये बताया नहीं कि दिन है ना, जो ईयर है उसकी स्टार्ट हुई है ना, कि कौन से दिन से, मंडे से हुई है, ट्यूसडे से हुई है, वेडनेसडे से हुई है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन संडे भी आपका आ सकता है, आखिरी दिन जो है आपका मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है। इनफैक्ट जितने भी वीकेंड के 7 डेज है ना, वीक के 7 डेज, उस सातों दिनों में से कोई भी एक दिन जो है वो आ सकता है उस बचे हुए दिन में। तो हमको अगर स्पेशली वेडनेसडे चाहिए, तो उन 7 में से एक स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकलने जाओगे ना, तो हमें नीचे में चाहिए क्या, नीचे में चाहिए हमें टोटल आउटकम्स, और जो हमारा ऊपर में पार्ट आएगा, ऊपर में हमें चाहिए क्या, ऊपर में हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा फेवरेबल आउटकम तो एक ही है कि एक दिन बचा हुआ है, उसमें एक वेडनेसडे आ जाए। और पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, मतलब संडे से लेके मंडे तक में कोई भी दिन जो है आपका आ सकता है। तो टोटल 7 पॉसिबिलिटी है, जिसमें से हमें एक केस चाहिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7। इनफैक्ट अगर आपसे कोई ये भी पूछता ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 मंडे आ जाए, तो सबके केस में प्रोबेबिलिटी आपका क्या आता, 1/7 ही आता, अनलेस एंड अनटिल किसी ने एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी हो कि दिन की शुरू है ना, जो ईयर है उसकी शुरुआत इस दिन से हो रही है, तब तो फिर कहानी आपकी बदल जाएगी, सिचुएशन आपके बदल जाएंगे। तो वही हो जाता है, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो आपके आंसर्स भी आपके बदल जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। वैसे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना कुछ था नहीं कि हमने इतना टाइम दिया है, बट हमारा मेन मोटो इज नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड मूविंग ऑन। आवर मेन मोटो इज कि जितने भी चीजें उसके अंदर आ रही हैं वो सारी चीजें सिखा दी जाए। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनेशंस क्या होती हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक नॉन लीप ईयर कहते हैं किसको हैं, नॉन लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, और लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, इन सब का डिस्कशन हमने करा। आमतौर पे अगर हम वीकेंड्स की बात करें, वीक की बात करें, तो एक ईयर के अंदर नॉर्मली 52 वीक होते हैं, और प्लस 1 डे एक्स्ट्रा आता है, ये भी आपको पता चल गया थोड़ा सा। तो जो भी चाहिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमारा फेवरेबल केस वही 1 है ना, 1 बन जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि संडे से मंडे से ट्यूसडे जो भी है कोई एक दिन वहां पे आ जाएगा, तो 1/7 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फिगर, कहता है कि आपको एक सामने फिगर दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है, पॉइंट ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक एंड एंगल सी बी ई, हमें देख लो यहाँ पे एंगल सी बी इस एंगल की बात कर रहा है। और यहाँ पे इनफैक्ट फिगर में मार्क भी कर दिया, ये जो एंगल जिसकी बात कर रहा है ये फिगर के अंदर ये मार्क भी है 130 डिग्री, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको ये वाला एंगल 130 बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा है आपसे एंगल एफ डी सी, तो अगर आप एफ डी सी की बात करें तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं, थीटा अल्फा जो बोलना है बोलो, सिंपली एक सिंबल दे रहा हूं ताकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, पॉइंट ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि पॉइंट ए बी सी एंड डी आर व्हाट, डी आर
कॉन्साइक्लिक, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट आपको दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते किसे हैं। तो एक डिफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि ऑल, अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक सिंगल सर्कल के ऊपर लाई करें तो हम बोलते हैं कि वो जो सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो कैसे पॉइंट्स हैं, कॉन्साइक्लिक। तो अगर कोई बोल रहा है ना कि ए बी सी डी जो है वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक सर्कल रहा होगा और उसके ऊपर 4 पॉइंट ए, है ना, जरूरी नहीं कि ऑर्डर ए हो, बस सिंपली कहीं कहीं भी लोग हो सकते हैं, बट हमने सिंपल सा अरेंजमेंट बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो ना, है ना, तब हम बोलते हैं कि वो चार के चार पॉइंट क्या है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। अब अगर गौर से क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले एक ए को ज्वाइन कर दिया, किससे, बी से, बी को ज्वाइन कर दिया सी से, सी को ज्वाइन कर दिया डी से, और डी को ए से। मतलब ये चारों पॉइंट्स को उन्होंने ज्वाइन कर दिया, जो भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे थे उनको उन्होंने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो अगर चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और उनसे आपने अगर क्वाड्रेटरल बना दिया है, तो वैसे क्वाड्रेटरल को हम क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज नोन एज। तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशन याद रखिएगा। कॉन्साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं, चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करने चाहिए तो हम बोल देंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। और अगर चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं और आपने उसको ज्वाइन करके मिला करके क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तब जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना मेरे भाई, उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये भी आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, स्पेशली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और वो होती है कितनी डिग्री, 180 डिग्री। मतलब अगर आप अपोजिट एंगल्स का ना, मतलब अगर कोई बोलता है कि ये लो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा, एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के लिए ये बात वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर हम इस पार्ट की बात करें, ए बी सी डी, चूंकि सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, सबको मिला करके क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो जो अपना क्वाड्रिलेटरल बनाया ना, ए बी सी और डी, और फिर वापस ए पे आ गए, तो ये भी क्या है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस, आपको नहीं लगता कि 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। अगर गौर से देखो 130 डिग्री को, तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो अगर ये अकेला 130 बना रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 50 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे लाई करे ना मेरे भाई, तो दोनों का जो सम है वो कितना हो जाता है, 180 है। तो अगर ये अकेला 130 तो ये हो जाएगा 50। और चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 निकल करके आता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि चूंकि ये 50 है तो ये वाला 130 होगा। और सिमिलरली डीसी रे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये जो अपना थीटा जिसके बारे में उन्होंने पूछा है वो अपना 50 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोलने की कोशिश की। मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि चूंकि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये एंगल 130 है तो चूंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल 50 हो जाएगा। और चूंकि अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो अगर ये 50 है तो एंगल डी वाला जो इंटरनल एंगल है 130 हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों वापस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो फिर से वो क्या हो जाएंगे, अगर एक 130 है दूसरा अपना 50 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना, ठीक है ना, वो करेक्ट आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से आपको जो दोनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, लीप ईयर वाले, नॉन लीप ईयर वाले प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। See you all in the next lecture. Till then, keep learning and stay happy.